नमस्ते। अब हम देखेंगे शिक्षण सूत्रों में अगला पूर्ण से अंश की ओर। बालक किसी वस्तु को पूर्ण रूप में स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम उस व्यक्ति को देखते हैं, व्यक्ति के पूर्ण शरीर को देखते हैं, अंशों को नहीं देखते, उनके बालों को नहीं देखते, उनके आँखों को नहीं देखते, उनके नाक को नहीं देखते, उनके कान को नहीं देखते, उनके हाथ को, उनके पैर को, उनके थाड़ी को, उनके जीभ को नहीं देखते, बल्कि उस व्यक्ति को देखता है। वस्तु को पूर्ण रूप में देखना, स्वीकार करना प्राणी मात्र की आदत होती है। सिखाने के लिए सबसे पहले उस पूर्ण को प्रस्तुत करना चाहिए। कई बार पूर्ण का बोध होने पर धीरे धीरे पूर्ण के अंश की ओर उसका ध्यान आकर्षित करना चाहिए। यही तो स्वाभाविक मार्ग है। यही स्वाभाविकता छात्र को सीखने की प्रक्रिया में मदद करती है। अगला है अनिश्चित से निश्चित की ओर। बालक जब पढ़ने के लिए आता है, जब अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है, तो बालक का मन अनिश्चित है। क्या सीखेगा, क्या सिखाएगा, कोई निश्चित रूप उसके मन में नहीं है। इस अनिश्चित रूप से अध्यापक छात्र को निश्चित की ओर ले जाते हैं। यहां भी स्वाभाविकता ही काम करती है। यह अनिश्चित ज्ञान को निश्चित बनाना अध्यापक का कर्तव्य है, क्योंकि जब बालक विषय के बारे में बालक के मन में स्पष्ट जानकारी नहीं है, वो अस्पष्ट है, अनिश्चित है। उस अनिश्चितता को मिटाकर निश्चित जानकारी छात्र को प्रदान करना भी अध्यापक का कर्तव्य है। अगला है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। जो दृष्टिगोचर होता है, व्यक्ति उसे स्वीकार करता है। जो दृष्टिगोचर नहीं होता, व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता। स्वीकार करने में अड़चन होता है। उदाहरण के लिए, पानी। हम जानते हैं कि पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मेल से बनता है, लेकिन ऑक्सीजन छात्र के दृष्टिगोचर नहीं है, हाइड्रोजन भी छात्र के दृष्टिगोचर नहीं है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में सिखाने के लिए तो हम पहले छात्र के सामने पानी रखते हैं। पानी दृष्टिगोचर है और विविध परीक्षणों द्वारा ऑक्सीजन का एहसास कराना और हाइड्रोजन का एहसास कराना, इन दोनों का मेल करके पानी बनाना, ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे कक्षाओं में होते हैं। छोटी कक्षाओं में भी यही तरीका है। विशिष्ट वस्तु से सामान्य वस्तु की ओर छात्र की जानकारी हो जाती है, तो सबसे पहले विशिष्ट वस्तु को छात्र के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। एक उदाहरण देखिए। अध्यापक कहता है, मैं सांस लेता हूं, आप भी सांस लेते हैं। मेरा सांस लेना विशिष्ट है, क्योंकि एक व्यक्ति करता है।
धीरे धीरे अध्यापक करता है कि आप भी सांस लेते हैं। थोड़ा सामान्य हो गया। तो धीरे धीरे अध्यापक ये भी जता देते हैं कि समस्त मानव सांस लेता है, सामान्य बनता जा रहा है। और अध्यापक ये भी दिखाता है कि सभी प्राणी सांस लेते हैं और यह सामान्य तत्व बनाता है कि सांस लेना प्राणियों का एक सामान्य स्वभाव है। यह सामान्य है। पहले विशिष्ट से सामान्य की ओर जानकारी को ले जाना अध्यापक का कर्तव्य है, वो भी स्वाभाविक है। छात्र जल्दी ही उस पर अपनी बुद्धि रख सकता है और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। छात्र पहले विश्लेषण द्वारा सीखता है। विश्लेषण करने के लिए निरीक्षण चाहिए। सबसे पहले हमने कुछ पहले हमने बता दिया था कि एक व्यक्ति को जब छात्र देखता है, एक हाथी को जब छात्र देखता है, देखते देखते वो विश्लेषण करता है। क्या विश्लेषण करता है? छात्र के 2 सींग होते हैं, छात्र के बड़ी सूंड होती है, छात्र बड़ा जानवर है, सूप जैसा उसका कान है, हाथी के बड़ी पूंछ होती है, काला रंग है। यह विश्लेषण करता है। विश्लेषण करके वो देखता है कि जो 2 सींग होते हैं हाथी को, लेकिन 2 सींग वाला सब हाथी नहीं है। हाथी की पूंछ होती है, लेकिन पूंछ वाले सभी हाथी नहीं होते। हाथी के लिए सींग चाहिए, पूंछ चाहिए, काला रंग चाहिए। काला रंग वाला, 2 सींग वाला, पूंछ वाला सब हाथी नहीं होता। हाथी बड़ा जानवर है, सूप जैसा कान है। हाँ, धीरे धीरे लक्षण आ जाता है। इन सब का विश्लेषण करके, इन सब का लक्षण के समन्वय करके, संश्लेषण करके, इन सभी लक्षणों का संश्लेषण होना चाहिए। संश्लेषण करके छात्र यह जान लेता है कि हाँ, छात्र निर्दिष्ट सारे लक्षण वाले जीव को हाथी कहते हैं। तो पहले विश्लेषण करता है छात्र, फिर संश्लेषण होता है। इसी तरीके को हमें कक्षा में स्वीकार करना चाहिए। यह है हमारे 8 शिक्षण सूत्र। इसके बारे में अच्छी तरह नोट पढ़िए और बाकी हम देखेंगे अगले क्लास में। तब तक नमस्कार।